अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लेक्चर है। इसमें हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के हवाले से बेसिकली ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के हिसाब से भी आपसे पूछा जा सकता है। रदरफोर्ड परफॉर्म्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कुड कोएग्जिस्ट इन एन एटम। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, उसने ये साबित किया, उसने ये प्रूव करना चाहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से एक एटम के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, को एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस हैं। उसने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, ही बम्बार्डेड अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल। उसने इतना बारीक, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल, इतना बारीक सोने का जो वर्क था, कागज़ था, उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। और अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लिया, जो कि रेडियम और क्या है, प्लोनियम है। मीन्स रेडियम और प्लोनियम उन अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स थे। यही रेस बम्बार्ड की गई गोल्ड फॉइल के ऊपर, सोने के बारीक वर्क के ऊपर। वो कहता है ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये दरअसल हीलियम के क्या हैं, न्यूक्लियाई। दे आर एक्चुअली द हीलियम न्यूक्लियाई। देखिए भाई, रदरफोर्ड परफॉर्म गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कुड कोएग्जिस्ट इन एन एटम। ही बम्बार्डेड अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल। अब वो कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट किए गए थे, वहाँ से आए थे, रेडियम और प्लोनियम से। दे आर एक्चुअली द हीलियम न्यूक्लियम। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द मैटर टू सम एक्सटेंट। ये कुछ हद तक मैटर के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। कौन? अल्फ़ा पार्टिकल, जो कि क्या हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, जो कि हमें मिले हैं रेडियम से और प्लोनियम से, क्योंकि ये उनका क्या है, सोर्स है। असल में वो ये प्रूव करना चाहता था कि एक एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले दो डिफरेंट जो है वो पार्टिकल्स किस तरीके से को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब उसने क्या किया, ही ऑब्जर्व द इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट और अ स्क्रीन कोटेड विद द जिंक सल्फाइड। अब देखें, वो कहता है कि उसने मुशाहदा किया द इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट और अ स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड एज शोन इन द फिगर। अब उसने क्या किया कि उस गोल्ड फॉइल जो है, ही ऑब्जर्व द इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट और अ स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड एज शोन इन द फिगर। उसने कहा जैसा कि डायग्राम हमें नज़र आ रहा है कि जो हमने स्क्रीन ली है या फोटोग्राफिक प्लेट है, उसको हमने कोट कर दी है जिंक सल्फाइड के साथ। ही प्रूव दैट द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम वाज नॉट करेक्ट। उसने प्लम पुडिंग जो थ्योरी थी, प्लम पुडिंग मॉडल था एटम का, उसको उसने क्या साबित किया, गलत साबित किया। अब ये गोल्ड फॉइल उसने लिया यहाँ पे, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे इस गोल्ड फॉइल जो कागज़ का वर्क था, इसके लास्ट में उसने स्क्रीन को लगाया था, ये बिल्कुल लास्ट में। या फोटोग्राफिक प्लेट थी या स्क्रीन थी, उस स्क्रीन को उसने कोट कर दिया था जिंक सल्फाइड के साथ। किसके साथ? जिंक, ताकि जो रेज़ इस गोल्ड फॉइल से पास हों, फिर वो उनका इफ़ेक्ट देखना चाह रहा था कि वो रेज़ किस तरीके से जो हैं वो उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाके पड़ रही हैं, या उस स्क्रीन जो हमने आगे की हुई है, फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन, जिसको हमने जिंक सल्फाइड से क्या कर दिया है, कोट कर दिया है, ताकि हम उन अल्फ़ा पार्टिकल्स का इफ़ेक्ट चेक कर सकें कि वो जब गोल्ड फॉइल से निकल रही हैं तो वो आगे किस एंगल के ऊपर, किस डायरेक्शन के ऊपर जाके गिर रही हैं, उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर या उस स्क्रीन के ऊपर जिसको कोट किया हुआ किसके साथ, जिंक सल्फाइड के साथ। बेसिकली उसका ये जो है जो एक्सपेरिमेंट था, वो प्लम पुडिंग जो थ्योरी थी उसको क्या कर रहा था, वो गलत साबित कर। अब ऑब्जर्वेशंस क्या थी, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस क्या थी? वो कहता है आलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनरिफ्लेक्टेड। उसने देखा तकरीबन तमाम के तमाम पार्टिकल्स बग़ैर मुड़े सीधे गुजर गए। तकरीबन
almost all the particles, सारे नहीं, almost all the particles. Out of 20,000 particles, only a few were deflected at fairly large angles and very few bounced back on hitting the gold foil. वो कहता है कि 20,000 रेज़ में से बहुत थोड़ी रेज़ ही कुछ एंगल से मुड़ी थी और कुछ ऐसी थी जो कि बाउंस बैक होगी, वापस आ गई, मीन्स वो पास ही नहीं हो सकी। यानी मेजॉरिटी, वो कहता है कि तकरीबन तमाम की तमाम रेज़ सीधी गुज़र गई बग़ैर मुड़े, लेकिन कुछ रेज़ एक बड़े एंगल से मुड़ गई तो कुछ रेज़, बहुत थोड़ी रेज़ थी जो कि वापस आ गई, बाउंस बैक होंगे, रिपेल्ड बैक, मीन आगे गुज़र ही नहीं सकी, टकराने के बाद सीधा वापस आ गई। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। उसके बाद आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल्स एंड वेरी फ्यू बाउंस बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल। अब हम इसके एक्सपेरिमेंट्स के जो है वो क्या पढ़ने लगे हैं, रिजल्ट्स पढ़ने लगे हैं। किस एक्सपेरिमेंट के क्या रिजल्ट्स? वो कहता है सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। वो कहता है कि जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे गुजर गए बगैर मुड़े, कि इट प्रूव्स मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज़ एम्प्टी। वो कहता है कि इससे ये साबित हुआ कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है, क्योंकि सारे के सारे सीधे गुजर गए। डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वो कहता है कि कुछ पार्टिकल्स का मुड़ जाना ये साबित करता है कि उस एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल मौजूद है, जिसको हमने क्या नाम दिया है फिर, न्यूक्लियस का। क्या नाम दिया है? न्यूक्लियस का, क्योंकि सेंटर में कोई चीज़ है जिससे टकरा के अगर वो डिफ्लेक्ट भी हो रही है लार्ज एंगल से, स्मॉल एंगल से, या बाउंस बैक हो रही है, इट मीन्स कि उस एटम बिल्कुल सारे का सारा खाली नहीं है, उसके दरमियान में कोई ना कोई चीज़ मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा उसका क्या है, खाली है, क्योंकि ज़्यादा रेज़ उसमें से पास हो रही हैं। द कम्प्लीट रिबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल्स, कुछ रेज़ का बिल्कुल पीछे की जाने मुड़ जाना, ये शो करता है कि न्यूक्लियस जो है वो वेरी डेंस है और क्या है, हार्ड है, सख्त है और मजबूत है। उसके बाद सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स पर डिफ्लेक्टेड, वो कहता है कि बहुत थोड़े पार्टिकल्स मुड़े हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं। इट शोज़ दैट साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, कि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है। अगर न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा होता तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स ने बाउंस बैक होना था और डिफ्लेक्ट होना था। वो कहता है कि टोटल वॉल्यूम जो एटम का है उसके हिसाब से न्यूक्लियस का साइज़ बहुत क्या है, छोटा है, इस वजह से बहुत कम रेज़ ही क्या हैं, बाउंस बैक हुई हैं या डिफ्लेक्ट हुई हैं। जैसा कि एटम दिखा रहे हैं तो इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ क्या है, बहुत ही स्मॉल है। इस छोटे साइज़ की वजह से ज़्यादातर रेज़ सीधी गुजर गई और बहुत थोड़ी डिफ्लेक्ट हुई और उससे भी बहुत थोड़ी क्या हुई, बाउंस बैक। उसके बाद वो कह रहा है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं। और एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल। वो कहता है कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उतने उसी हिसाब से क्या है, प्रोटॉन है। मीन्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स के बराबर होंगे, तो एटम एज अ होल हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। एटम एज अ होल हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल। उसके बाद वो कहते हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, दैट लाइज विद इन द न्यूक्लियस, उनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियंस का। मीन्स ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स के अंदर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ें हैं, मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम न्यूक्लियंस का नाम भी देते हैं। इनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं भाई, न्यूक्लियंस का नाम भी देते हैं। तो हमने स्टार्ट से पढ़ा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हवाले से। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, उसने ये प्रूव करना चाहा रदरफोर्ड ने कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर किस तरीके से को एग्जिस्ट करते हैं। उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो बम्बार्ड किए थे गोल्ड फॉयल के ऊपर, जिसका हमने थिकनेस भी यहाँ पे पड़ी है 0.00 पॉइंट के बाद हमने 40 लगाने हैं 4 सेंटीमीटर। और इन अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स हमारे पास क्या है, रेडियम और पोलोनियम। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये रेडिएशन रिलीज़ करते हैं, ख़ुद ब खुद शुआएँ खारिज करते हैं, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं यहाँ पे। और अल्फ़ा पार्टिकल दरअसल हीलियम के क्या हैं, न्यूक्लियर, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स ये हैं हीलियम 2-4। जब ये आयनाइज होते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई। उसके बाद वो कहता है
कि ही ऑब्जर्व द इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। उसने गोल्ड फॉइल के आगे एक स्क्रीन लगाई, फोटोग्राफिक प्लेट लगाई, जिसको उसने कोट किया किसके साथ, जिंक सल्फाइड के साथ, ताकि वो इन रेज़ का इफ़ेक्ट को जांच सके कि वो किस तरीके से जो है वो बिहेव कर रही है। उसने प्लम पुडिंग मॉडल को क्या साबित किया, गलत साबित किया। ऑब्जर्वेशन भी हमने देखी, 2 ऑब्जर्वेशन है अलहदा से। ये आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा जाएगा। आलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तकरीबन तमाम की तमाम रेस बगैर मुड़े सीधे के सीधे क्या हो गए, गुजर गए। आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड। 20,000 में से बहुत कम मुड़े और बहुत कम क्या हुए, बाउंस बैक हुए, बहुत कम क्या हुए, बाउंस बैक। उसके बाद हमने रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा। उसके अंदर हमने देखा सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, वो कहता है कि हमने ये देखा कि बहुत सारे पार्टिकल जो हैं वो बग़ैर मुड़े सीधे गुजर गए। इसका मतलब ये है कि एटम का ज़्यादातर जो वॉल्यूम है, हिस्सा है, वो क्या है, एम्प्टी है। और डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट, कुछ पार्टिकल्स का मुड़ जाना ये साबित करता है कि एटम के सेंटर में कोई चीज़ है, हार्ड चीज़ है, जिसको उसने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस का। क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस का। और कंप्लीट रिबाउंस ऑफ द फ्यू पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स का बिल्कुल वापस मुड़ जाना ये साबित करता है कि न्यूक्लियस वेरी हार्ड और क्या है, डेंस है। और सिंस फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, बहुत थोड़े पार्टिकल जो है वो मुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का साइज़ टोटल एटम के साइज़ की निस्बत क्या है, बहुत ही छोटा है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और एटम एज अ होल न्यूट्रल है बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जितना भी फंडामेंटल पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहलाते हैं, उनको हम न्यूक्लियंस भी कहते हैं। अब ये न्यूक्लियंस शॉर्ट है अलहदा से, ये शॉर्ट आपसे पूछा जा सकता है। और रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट लॉन्ग है। और उसके बाद ये ऑब्जर्वेशंस अलहदा से शॉर्ट है, ये अलहदा से शॉर्ट है 2 पॉइंट। और कंप्लीट लॉन्ग भी है, सिर्फ रिजल्ट्स भी पूछ सकता है, कंप्लीट नोट भी आपसे पूछा जा सकता है, न्यूक्लियंस का अलहदा से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और एटम एज अ होल न्यूट्रल है, ये भी आपसे आना चाहिए बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब हम पढ़ने लगे हैं कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। वो तो उसने बात, उसका ये जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो ठीक था, लेकिन उसके इस मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बहरहाल इनको जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।